लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीवन इफेक्ट, पास्चन, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा एटॉमिक यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि एटॉमिक यूनिट्स अगर पूछे जाए डिस्टेंस की, वेलोसिटी की और साथ ही साथ एनर्जी की, तो कैसे हम लोग निकालते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ जैसे रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो मतलब H2O2N2 और हेट्रो मतलब HCl मतलब जिनके न्यूक्लियस डिफरेंट होते हैं उसको हेट्रो, और जिनके सेम होगा उनको होमो बोलते हैं। अब होमो न्यूक्लियर होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर का मतलब क्या है, जैसा प्लस माइनस, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग पोलर बोलते हैं। और जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है या फिर जीरो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस H2 हो गया, O2 मॉलिक्यूल हो गया, N2 हो गया, है ना, CO2 हो गया, ये हमारे कैसे हैं, नॉन पोलर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए हमें कौन से मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, पोलर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ओके, पोलर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्योर ये वाले जो स्कोपी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो किस में देखने को मिलती है, पोलर हेट्रो न्यूक्लियर। पोलर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है हमको। और मैं पहले ही डिस्कस कर चुका, पोलर का मतलब नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे COHCl। ओके, सो रोटेशनल के लिए हमको पता है कि अगर रोटेशन मोशन हो रही तो वहाँ पे टॉर्क वाली बात होती ही है। तो टॉर्क इक्वल टू होता था हमारा, ये क्या हमारा, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो रिलेटेड टू दैट रोटेशनल एनर्जी हमारी हो जाएगी -P.E। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दो तरीके के, रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर। तो प्योर रोटेशनल हम लोग दो केसेस में पढ़ेंगे, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर की तरह काम करेगा और जब डायटोमिक नॉन रिजिड रोटर की तरह काम करेगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटर। तो रिजिड रोटर का मतलब क्या है कि जब उन दोनों जो मॉलिक्यूल्स, हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, उन दोनों की जो बीच की बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है, फिक्स्ड है, ठीक है, या कांस्टेंट है। R0 हमारा अगर कांस्टेंट है तो वो रिजिड रोटर की तरह काम करेगा। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ R0 कैसे होते हैं, कांस्टेंट हुए ड्यूरिंग द रोटेशन। और अगर इन मॉलिक्यूल्स की मैं अगर डिस्टेंस देखूँ सेंटर ऑफ मास से, तो कितना हो जाएगी, RA की अगर मतलब इस वाले के निकालो तो हो जाएगा MB/R0 डिवाइडेड बाई MA + MB, इसी प्रकार ये ना। इसके बाद अगर रोटेशनल मोशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्सी की तरह हो जाएगा μR0²। R0 क्या है, बॉन्ड लेंथ, म्यू क्या है, रिड्यूस मास। अब ये टू बॉडी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद ये हमारी एनर्जी हो जाएगी 1/2 I⍵²। I⍵² को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो L²/2I। और हमको पता है कि जब आप लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते हैं या फिर एटॉमिक में बात करते हैं तो हमारा जो L है वो L के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा इसकी आइगन वैल्यूज़ होती है एंगुलर मोमेंटम की, टोटल एंगुलर मोमेंटम की, वो हमारी क्या है यहाँ पर, J। तो यहाँ पे L² कितना हो जाएगा, J+1H² डिवाइडेड बाई 2I। तो ये हमारी यहाँ से जो एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आती है EJ = H×2/2I J×J+1, जहाँ पर J हमारा क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। J = 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। ओके, सो ये चीज़ें याद रखनी है, मेन काम है इसका ये वाला कि जब रिजिड रोटर की तरह काम करेगा तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है H²/2I J×J+1। ओके, सो इसके बाद ये तो हो गया हमारी एनर्जी की बात। अब हम लोग सारी चीज़ें वेव नंबर में पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन की है टर्न वैल्यू। टर्न वैल्यू Fg = कितना हो जाएगा, EJ/hc। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो EJ/hc। तो यहाँ पर hc से अगर डिवाइड करोगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे भी, तो यहाँ पे देखो H² की जगह H/2π लिख सकते हैं, और स्क्वायर तो स्क्वायर y, तो H/ कितना हो जाएगा 4π², 2 है 8, मतलब यहाँ पे रखोगे वैल्यू ना तो ये आ जाएगा H/8π² IC J×J+1। ये हमारा सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं।
कांस्टेंट तो नहीं है, आई डिपेंड करता है आर पे भी और एम पे भी, ये सारी चीज़ों पे, बट अभी पर्टिकुलर इसको कांस्टेंट टर्म दे दिया बी। तो टर्म वैल्यू को जो डिफाइन करते हैं हम लोग वो करते हैं बी जे इंटू जे प्लस वन, और इसकी यूनिट लिख दी सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पर बी जो है वो हमारा क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट। ये क्वांटम नंबर है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज होगा तो बी की वैल्यू चेंज होगी, बी चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। ठीक है, अगली जो चीज़ याद रखनी है वो है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है इसका, डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन। जब भी ट्रांजिशन होगा, एब्जॉर्प्शन हो या फिर इमिशन हो, तो उसमें ये वाला रूल लगाएंगे। जैसे कि डेल्टा जे इक्वल टू प्लस वन का मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, माइनस वन का क्या है, इमिशन हो रहा है फोटोन का। ओके, सो नाउ वेव नंबर जो एब्जॉर्ब हुई है रेडिएशन, उसका अगर मैं वेव नंबर निकालना चाहूँ तो वेव नंबर बड़ा आसान है। ऑब्वियसली कि जो आपकी टर्म वैल्यू है उसी का डिफरेंस चाहिए, तो आ जाएगा न्यू इक्वल टू, मतलब न्यू बार इक्वल टू टर्म वैल्यू मतलब फाइनल स्टेट की माइनस इनिशियल। एब्जॉर्ब है ना, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल वाले, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसमें तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, सो ऐसे अगर मैं एब्जॉर्बेशन की बात करता हूँ, एब्जॉर्ब रेडिएशन की, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस वन। तो मतलब जे से जे प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लोग वैल्यू रखोगे जे इंटू जे प्लस वन, तो जे प्लस वन माइनस जे से जे कैंसिल, यहाँ पर जे, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा टू बी जे प्लस वन। तो ये आ जाएगा हमारा बी, जो हमारी वेव नंबर है एब्जॉर्ब रेडिएशन की, वो कितनी आ गई, वो निकल के आ जाएगी टू बी जे प्लस वन। अब इसमें जे की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे रख सकते हो। तो जब हम लोग ऐसे रखेंगे तो एक स्पेक्टर टाइप का बन जाएगा, राइट। तो जे इक्वल टू 0 से 1 में अगर ट्रांजिशन हो रहा तो इसके वेव नंबर की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 के लिए, तो जे की वैल्यू 0 है तो आ जाएगा 2b, अगला आ जाएगा 4b। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो आपको ऐसे वेव नंबर्स वाला स्पेक्टर बना है ना, स्पेक्ट्रल लाइन जो बनी है, उनकी स्पेसिंग कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो वो उसका डिफरेंस कितना होता है 2b का, मतलब 2b 4b 6b 8b, या फिर अगर इस तरीके से लिखना चाहो तो 2b वाला है ना, ऐसे मतलब ये स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो स्पेसिंग है वो 2b कांस्टेंट होती है फॉर प्योर रोटेशनल, जब अपना डायटोम मॉलिक्यूल कैसे काम करे, रिजिड रोटर की तरह। नाउ इसमें अब एक चीज़ और होती है कि मान के चलो जो आपके मॉलिक्यूल्स थे उसमें से एक एटम को या फिर मॉलिक्यूल उसके आइसोटोप्स हैवियर वाले आइसोटोप्स से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आइसोटोप्स मतलब हैवियर वाला है तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने के बाद आपका रोटेशनल कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो इसलिए हमारा जो रोटेशन कांस्टेंट और आई वाला जो रिलेशन था इन्वर्सली वाला, तो जब नया आइसोटोप्स वाले से हमारा कैलकुलेट होकर आया है रोटेशनल कांस्टेंट, वो कैसे डिपेंडेंट होगा इनिशियल से कुछ इस तरीके से। तो आप लोग रिड्यूस मास निकालो, म्यू है ये है, तो ठीक है, तो ऑब्वियसली आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू भी होगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, अब इसमें रेशियो से बढ़ो तो ये कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद चेंज निकालना, तो ऑब्वियसली बी आइसो, अब माइनस बी इक्वल टू आपका इन टर्म्स ऑफ ये आ जाएगा। तो ये चेंज इन रोटेशनल कांस्टेंट, और ये हमारा नया रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आफ्टर रिप्लेसिंग आइसोटोप्स इन प्लेस ऑफ जो पुराना वाला मॉलिक्यूल था। ओके, सो यहाँ तक इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप इफेक्ट। इसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि पॉपुलेशन ऑफ जेथ रोटेशनल लेवल टू द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल मतलब वही पॉपुलेशन रेशियो अगर पूछ ले कि ग्राउंड स्टेट्स और नेक्स्ट स्टेट के बीच का, तो एन जे बाई एन नॉट मैंने आपको बताया था, ग्राउंड स्टेट आपकी नॉन डिजेनरेट है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये आपका डिजेनरेट वाली तो 2j प्लस 1 आ जाएगा, और ये एनर्जी मैंने यहाँ पर रख दी। ओके, सो ना यहाँ पर आप लोग आसानी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इसमें ई जे की वैल्यू आपको मालूम है, ई जी की वैल्यू अभी पीछे लिखी थी ना, बी के टर्म्स में ई जे रख दिया कि ई नॉट की वैल्यू रख दी, तो आपका यहाँ से आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ई जे हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ ये h²/2 एप्सिलॉन जे प्लस 1, ठीक है, गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देख सकते हैं। एक सेकेंड, ओके, सो ना यहाँ तक हमने कर लिया, तो ई जे की वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा पॉपुलेशन रेशियो निकल आया, वो भी जेथ रोटेशनल लेवल में।
इतनी बात होने के बाद अगर मान के चलो उसमें पूछ ले कि भाई वो जे मैक्सिमम मतलब उस रोटेशनल जेथ लेवल की वैल्यू बताओ, उसके करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू कौन सी होगी जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन मिल जाए, तो कुछ नहीं, यहाँ पे रख दो, वैल्यू पुट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, क्योंकि इसको मैक्सिमम करना तो डेल जेड बाई डेल एन जेड बाई डेल जे, तो यहाँ से जीरो पुट करो तो इस जे की वैल्यू निकल के आ जाएगा √KBT/2B/HC-हाफ। ओके, सो ये हमारे हो गए जब रोटेटेड रोटर की तरह काम करता है, मेन फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे जो आप EJ और E0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हम लोग टर्म वैल्यू के रूप में लिखते हैं, उसको ऐसे से मल्टीप्लाई करते हो, तो वैसे तो पता ही है कि हमारा जो EJ इक्वल टू होता था कितना, BJ+1, उसमें ऐसे से मल्टीप्लाई करें तो EJ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। अब बात कर लेते हैं नॉन रिजिड रोटर की। अगर नॉन रिजिड रोटर की तरह काम कर रहा है डायट ऑफ मॉलिक्यूल, तो सारी चीज़ें फिर से हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो इसमें क्या होता है, नॉन रिजिड रोटर में अब तुम्हारा R0 तो फिक्स नहीं होगा ना, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है जब जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे उसमें हमारा रिजिड था, बट इसमें रिजिड नहीं होगा, तो इसलिए बॉन्ड इज नॉट रिजिड बट इलास्टिक होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर R0 की बात ना करके एवरेज R की बात करते हैं यहाँ पर। गॉट इट। सो ना इसके बाद अगर मैं इन पे एनर्जी की बात करूँ, तो एनर्जी में क्या आता है, पहले तो हमारा BHCJ×J+1 था, है ना, इतना जे था, F की वैल्यू एच से मल्टीप्लाई कर दी तो एनर्जी बन गई, तो ये हमारा था। बट ड्यू टू इलास्टिसिटी ये हमारा एक करेक्शन टर्म्स भी आ गया, तो जिसको हम लोग लिखते हैं -DHCJ×J+1 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर हमारा जो डी है वो एक हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ओके, सो अगर मैं इसकी टर्म वैल्यू निकालना चाहूँ तो एच से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपका ये टर्म वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये तो हमको पता है रोटेशनल कांस्टेंट है, H/8π/IC रोटेशनल कांस्टेंट होता है, और डी हमारा जो है वो हमारा क्या, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू होती है H³/32π4I²/kc/r²। आर हमारा क्या है, एवरेज जो रेडियस थी, बॉन्ड लेंथ थी। सो ना यहाँ पर जो के है वो हमारा सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक है, तो यहाँ पे जो आपका के है वो हमारा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जैसे अगर मान के चलो मैं इस फोर्स कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, हमको पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है कितना, ओमेगा होता है 1/2πc√K/μ। जैसे उसमें पढ़ा था स्प्रिंग कांस्टेंट में कितना होता है, √K/m होता है ना। बट यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है, रोटेशनल वाली फ्रिक्वेंसी है, वो कितनी होती है, ν/c होती है ना। तो ν/c की जगह न्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, और सी की जगह सी, और 2π का डिफरेंस होता है तो 2π आ गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये तो हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पर के की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू, ये फोर्स कांस्टेंट हमारी ये निकल के आ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट H³/32π4I²/kc/r²। ठीक है, आई, अब वो डिपेंड करता है आप कैसे याद रखो, 32π4I²/r²kc। सो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट हो गया। इसमें जो सिलेक्शन रूल है फिर से वही है, ΔG = +-1, प्लस हमारा किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, -1 किसके लिए, इमिशन के लिए। अब वेव नंबर वही फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, वेव नंबर न्यू बार ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, तो वो सिंपली बड़ी वाली टर्म वैल्यू से छोटी वाली टर्म वैल्यू घटा देंगे, ये आ जाएगा। अब क्या था कि पहले तो हमारा ये था 2BJ+1, बट ड्यू टू डिस्टॉर्शन, वही जो मैं बताया था कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है जे बढ़ने से, तो ये हमारा करेक्शन टर्म आ गया, तो ये जाएगा -4DJ+1 का होल क्यूब। यहाँ पे होल क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर है, ये बात याद रखना, ऐसा ना हो कि आप दोनों में क्यू क्यू कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे होल क्यूब आ गया। अब इसको जैसे कि मान के चलो स्पेसिंग की बात कर दो, तो स्पेसिंग पता है आपको कि अब यहाँ पर कांस्टेंट तो नहीं होगी, तो इसमें लिखा है स्पेसिंग बिटवीन द 2 कॉन्जुगेट लाइन्स डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि जब भी आप लोग ऐसे जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रिप्लेस करोगे ना, तो वो वैल्यू कम होती जाएगी, उन दोनों के बीच का गैप जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि उनकी जो बीच की स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। नाउ इसके बाद ये तो हमारा हो गया। ओके, सो इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो फॉर
जो आपका IR रीजन में लाई करता है, फार इंफ्रारेड रीजन और माइक्रोवेव रीजन में हमारा ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, इंफ्रारेड फार वाले जिसमें लैम्डा की वैल्यू आती है। ओके, सो नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो क्लासिफिकेशन। अभी तो हम लोग डायटोमिक की बात कर रहे थे, अगर मान चलो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएँ तो उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं देख लो। जैसे कि लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शी होता है IA, IB और IC दोनों बराबर होते हैं, IA 0 होता है। तो कभी लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं एक साथ होगा तो दोनों एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शी होगा बराबर होगा और एक के अबाउट 0 होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल टॉप की। स्फेरिकल टॉप में तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शी सेम होंगे। सिमेट्रिकल टॉप में क्या होगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दोनों से ज़्यादा होगा और बाकी एक में कम होगा। तो इसमें ओबलेट होता है, एक में प्रोलेट होता है। प्रोलेट मतलब जेड एक्सिस के अबाउट, ओबलेट मतलब ऐसे टाइप का है ना। तो इसमें जेड वाला ज़्यादा हो गया, इसमें जेड वाला कम हो गया। और फिर एसिमेट्रिक टॉप वाला होता है, एसिमेट्रिक टॉप में तीन मोमेंट में इनर्शी बराबर रनिंग होते हैं। जैसे H2 हो गया, इसमें देखो CH3Cl हो गया, CH3Cl, इसमें NH3 BCl3 F6 हो गया, ये हमारा CH4 हो गया, SF6 हो गया, है ना। तो ये कुछ थोड़े से हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। अब पहले तो हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात की थी, अब बात कर लेते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। तो वाइब्रेशन वाला अगर शब्द आ गया तो इसमें आप लोगों को पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल, वो एक एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, जो कि अपने मेन पोजीशन के अबाउट उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। तो इसमें जो फोर्स लगता है वो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि R के प्रोपोर्शनल टू होते हैं। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है 1/KR - R0² है ना। ये क्या है हमारा, जैसे स्प्रिंग में देखा था ना, F = KX लिखते हैं। KX और X हमारा क्या होता था, मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ इसके करस्पॉन्डिंग, अगर मैं एनर्जी वैल्यू लिखना चाहूँ तो पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी वैल्यू वो कैसे लिखते हैं, n+12 न्यू ऑसिलेशन। तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, ये हमारे कहलाते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर n। और जो हमारा न्यू है वो हमारा क्या है, न्यू है हमारा ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, 2πf, ये है ना f। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ओमेगा इसको तो आ जाएगा √K/μ, है ना। सो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ओमेगा C = ये आई थिंक ये तो यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग है, तो 2π हो जाएगा ये, सॉरी 2π टाइम्स ऑफ ओमेगा C। ओके, सो ये हो जाएगा ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी न्यू को। नाउ इसके बाद अगर टर्म वैल्यू लिखना चाहें तो टर्म वैल्यू को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, n+12 2, और यहाँ पे है HC से डिवाइड करेंगे तो H तो कैंसिल हो गया, बट ओमेगा जो न्यू/C होता है ओमेगा, तो न्यू/C यहाँ पे ओमेगा लिख दिया, गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग, ये थोड़ा नोटेशन याद रखिएगा, ये वाला है ये, और इसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है। सो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो टर्म वैल्यू मैंने निकाल ली। अब सिलेक्शन रूल के ऊपर बात करते हैं। सिलेक्शन रूल में आपको वही कि ΔN की वैल्यू ±1 हो जाएगा, और +-1 हो जाएगा, +1 एब्जॉर्प्शन -1 एमिशन। अब वेव नंबर देख लो एब्जॉर्ब रेडिएशन की, जब n प्लस बन जाएगा तो टर्म वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो यहाँ पर वेव नंबर आती है वो सिर्फ एक आती है, सिंगल एब्जॉर्प्शन लाइन देखने को मिलती है, जिसको हम लोग फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन लाइन भी बोलते हैं। तो ये प्योर वाइब्रेशनल में जब डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर काम कर रहा था 1D में। अब इसमें आइसोटोप इफेक्ट लगा लो। आइसोटोप इफेक्ट में क्या होगा कि आपका एटम की जगह हैवियर एटम्स से रिप्लेस कर दोगे तो आपका जो न्यू आई है ओबियसली रिड्यूस मास ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन, और ये वाली फ्रिक्वेंसी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर म्यू ज़्यादा है तो ये कम होगा, है ना, बाद वाले की फ्रिक्वेंसी कम होगी। इसी प्रकार अगर अब ये इसी प्रकार आपकी ये जो फ्रिक्वेंसी है ये ओमेगा वाली वो वाली भी कम होगी इनिशियल वाले से। तो इस तरीके से हमारी जो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है बाद में वो कम हो जाएगी और जो पहले थी वो ज़्यादा हो रहेगी। तो ये आइसोटोप इफेक्ट होता है हमारा। इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल जो बैंड बना था वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स द लोअर वेव नंबर साइड, ठीक है।
इतनी बात क्लियर है। सो नाउ यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे इसको डोनेट कर दिया कि टर्म वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये वेव नंबर वाले फ्रिक्वेंसी यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का जो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो नियर इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, और वो हमारा कैसा था, फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में। तो हो जाएगा जब डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर काम कर रहा था। ये वैल्यू हमने डिस्कस कर ली। नाउ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर काम करे तो अब इसमें क्या है कि पहले तो हमारा ये था कि मॉलिक्यूल मतलब वाइब्रेट हो रहा था अलॉन्ग द मीन पोजीशन। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब हमारा ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा तो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमारा हार्मोनिक ना रह के मोस्ट पोटेंशियल की तरह हमारा यहाँ पर एक मतलब मोस्ट पोटेंशियल यहाँ पर काम करेगा, जिसमें हमारे हार्मोनिसिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो इससे पोटेंशियल को हम लोग कुछ इस तरीके से डोनेट करते हैं, बी आर इक्वल टू डी ई 1 माइनस ए की पावर माइनस ए आर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, जहाँ पे ए है हमारा कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, डी ई है हमारा डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल कर्व, और आर नॉट है इक्विवेलेंट सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स। इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, शेप हो जाएगी, और ये हमारी डी ई हो जाएगी, डी ई पूरी हो जाएगी, ये डी नॉट है। आगे चल के हम लोग देख लेंगे क्या डिफरेंस होता है इनमें भी। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा जब ये मोस्ट पोटेंशियल की तरह काम करेगा यहाँ पे। ओके, सो नाउ इसके बाद अब ये मोस्ट पोटेंशियल आप लोग सर्जरी क्वेश्चन में पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो जो आइगन वैल्यूज़ निकल के आती है, एनर्जी आइगन वैल्यूज़, वो हमारे निकल के आती है ये वाले। अब ये आती है एच सी ओमेगा एन प्लस हाफ ओमेगा बार एन प्लस हाफ माइनस ओमेगा, क्योंकि वहाँ पे देखा था, वहाँ पे क्या देखा था कि एच न्यू ऑसिलेशन था ना, और हमको पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता था, बाई सी, है ना, ये होता है। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया इस वाले नंबर से। जितनी बात समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा एच सी ओमेगा बार एन प्लस हाफ माइनस, अब ऑब्वियसली एन हार्मोनिक है तो ये एक्स ई वाला टर्म आ जाएगा, जैसे उसमें डी वाला टर्म आया था अगर याद हो, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा बार एच सी एक्स सी व एन प्लस हाफ का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा एनर्जी वैल्यूज़। अब टर्म वैल्यू में क्या करने पड़ेगा, एच सी से डिवाइड कर दो, एच सी से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके का, बस एच सी वाला फैक्टर हटा दो तो आपका ये आ जाएगा। और जहाँ पर एक्स सी क्या है, एन हार्मोनिसिटी, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। नाउ सिलेक्शन रूल आपका क्या है, इसमें सिलेक्शन रूल है डेल्टा एन इक्वल टू +-1 +-2 +-3, और पिछले वाले में क्या था, सिर्फ और सिर्फ +-1। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि अब आपको वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, अब आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, पहले सिंगल लाइन मिल रहे थे, तो इसमें जब एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन वाली बात करेंगे तो प्लस वाला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइन। सो नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट की, अब आपको वेव नंबर निकालना है ना। तो वेव नंबर निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, जी आपकी जो टर्म वैल्यूज है उन्हीं का डिफरेंस निकालना है। तो जे एन डबल प्राइम माइनस जे एन जी एन करोगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा क्या है कि जैसे ऐसे याद नहीं रहा जाता तो हम लोग वैल्यू से याद रखते हैं, बट याद कैसे रखना वो भी देख लो। जब आपका एब्जॉर्प्शन ग्राउंड स्टेट से हायर वाली स्टेट में हो, जैसे कि 0 से 1 वाली में होता है तो वो होता है ओमेगा ई माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ई एक्स सी। 0 से 2 वाले में हो, 0 से 2 वाले में हो तब वेव नंबर हमारा होता था 2 ओमेगा ई, 0 से 2 है 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई। 3 वाले में हो, 0 से 3 वाले में 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4 एक्स सी, ऐसे करके, है ना। तो इस वाले को जब ग्राउंड स्टेट 0 से 1 वाले में उसको फंडामेंटल बैंड बोलते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन, इसको सेकंड ओवरटोन, इसको थर्ड ओवरटोन। ये कब बात हो रही है, जब हमारा जो मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। और याद रखिएगा हम लोग प्योर वाइब्रेशनल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो ना इसमें मैंने थोड़ा सा नोटेशन, ये मैंने आपको पोटेंशियल यहाँ पे बताया है कि कुछ इस तरीके की शेप होती है इसकी, जिसमें आपको ये स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, जब 0 से एन और 0 से एन ऐसे करके, ठीक है। सो नाउ ये जो होती है डी ई, ये आपकी डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल होती है, जो कि मैंने पीछे बताया था। और आर क्या है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। गॉट इट। सो इसमें भी पॉपुलेशन रेशियो देख लो, पॉपुलेशन रेशियो आपको पता ही है एन माइनस एन नॉट। अब ई एन की वैल्यू आप जी एन के टर्म्स में लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख दो एस सी ओमेगा ई एन माइनस एस सी
ओमेगा ई एक्स ई एन स्क्वायर प्लस एन। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो आपके पास ये पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा काटापीटी करोगे तो अगर मैं यहाँ पर मतलब इसी पॉपुलेशन रेशियो को अगर अंडर द हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन में देखूँ तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमको पता है कि कैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। अब रूम टेम्परेचर पे देखो, मान के चलो अगर पॉपुलेशन रेशियो इसमें देख रहे हो, रूम टेम्परेचर पे अगर मैंने वैल्यू पुट की और जो ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी पुट की मैंने वेव नंबर जो है तब, तो इसमें खुद देखो ना आपकी जो एन की वैल्यू आएगी एन इक्वल टू 1 के लिए, मतलब 0 से 1 वाले में, तो इसमें देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन है वो ग्राउंड स्टेट्स के मतलब कंपैरिजन में 0.1% अवेलेबल है, इसको लोग कंसीडर करते हैं। बट जब मैन इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो पॉपुलेशन नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसलिए फिर कॉन्सेप्ट आता है हमारा हॉट बैंड का। हॉट बैंड में क्या है कि ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 1 टू एन ग्रेटर देन 1 पॉसिबल एट द हायर टेम्परेचर। मतलब क्या है कि यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि ग्राउंड स्टेट से 1 पे ठीक है भाई ये मिल रहा था, बट अगर 1 से हायर वाले में ट्रांजिशन अगर हमको देखने को मिलना मतलब चाहिए तो ये कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ हायर टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन रेशियो वहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसलिए हमको टेम्परेचर की नीड पड़ती है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इसका वेव नंबर अगर निकाला जाए तो वेव नंबर 1 से 2 के लिए कितना होता है, तो ओमेगा ई माइनस 4x ओमेगा ये आप उसमें पुट करोगे फॉर्मूले में इस वाले के तो आपको निकल के आ जाएगा। तो इसमें लिखा है इंटेंसिटी ऑफ द हॉट बैंड लाइज आर लीक वीकर देन द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली मतलब इंटेंसिटी कम ही होगी हॉट बैंड लाइन्स की, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन रेशियो भी कम है। और मैंने एक पार्ट में बताया भी था कि अगर हमको इंटेंसिटी देखना है तो आपको क्या पॉपुलेशन भी ज़रूरी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना वहाँ पे ज़रूरी है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात कर ली। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल कितनी होती है। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी हमको पता है कि जो हमारी डिसोसिएशन एनर्जी लिमिट जो है वो है कब, जब हमारा डेल्टा ई की वैल्यू किसके 0 की तरफ टेंड करे, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 की तरफ टेंड करे। तो ई एन तो मेरे को पता है कि ई एन कितना होता था, एक्स ई ओमेगा ई। ठीक है, और एन प्लस हाफ माइनस एक्स, यह चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था, इसका एक्सप्रेशन मालूम है ना, इसका मालूम है। एक्स ई और ओमेगा वाला टर्म जो पिछले पढ़ा था उसमें n+1 डालोगे तो उन दोनों का जब डिफरेंस करोगे आप लोग तो हमारा डिफरेंस निकल गया था ये किसके 0 की तरफ टेंड करे। तो एस इस मतलब एस से दिए एन मैक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, एन मैक्स की वैल्यू, तो एन मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आती 1/2 x(-1)। जैसे उसमें जे मैक्स निकला था ना, अगर याद हो जे मैक्स का मतलब कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कितना होता है, तो उसमें भी हाफ का फैक्टर आया था। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँ तो उसमें जब प्योर रोटेशनल वाली बात पढ़ी थी तो उसमें जो जे मैक्स में आया था वो निकल के आया था √kVt 2BHc माइनस हाफ। इसमें कितना निकल के आया 1/2x(-1)। ये एन मैक्सिमम है जहाँ तक हमारी इसमें लिखा ना डिसोसिएशन एनर्जी ये लिमिट हो गई एन मैक्स की वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर लेवल की वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई ये। तो यहाँ से समझ आएगा कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने प्रेजेंट है, एन मैक्स प्लस 1। ये तो हाईएस्ट है और ये ग्राउंड वाला भी हो गया। ओके, सो ना यहाँ से ई मैक्स की वैल्यू निकाल लो। अब एन मैक्स निकाला, ई मैक्स की वैल्यू निकाल लो। ई मैक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी डी ई के बराबर। तो यही डिसोसिएशन ये तो हमारी ये डेप्थ ऑफ पोटेंशियल निकल के आ गई। डी ई की वैल्यू यहाँ से वैल्यू पुट करोगे एन मैक्स की, ये वही में n+1/2 वाले में पुट करोगे यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा। ये अगर मैं कहूँ कि ये हमारा नेग्लिजिबल है थोड़ा सा xc/4 इन कंपेरिजन टू दिस, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा ये hc/ω/4xc। तो इसलिए डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल हमारी डी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू डी ई माइनस एक ग्राउंड लेवल वाली। तो डी तो हमारा ऊपर ये निकल के आया, ग्राउंड लेवल वाली हाफ का फैक्टर आ जाएगा, तो हमारे ये डी नॉट आ जाएगा। तो ये डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। नाउ इसके बाद हम लोगों ने प्योर रोटेशनल देख लिया, प्योर वाइब्रेशनल देख लिया। अब बात कर लेते हैं वाइब्रेटर रोटेटर की। मतलब इसमें दोनों चीज़ें होंगी, वाइब्रेशन और रोटेशन वाली। वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल मोशन डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या है कि जो बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं हम लोग। तो एनर्जी ऑफ दिस वाइब्रेटिंग रोटेटर कैन बी गिवन बाय द बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो वॉर्न ओपनहाइमर
हाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है ना, जैसे कि रोटेशनल वाली और वाइब्रेशनल वाली, भी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू बीओ अप्रोक्सीमेशन। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की एनर्जी लिखना चाहूँ, एनर्जी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। अब पता है कि वाइब्रेशन वाली एन पे डिपेंड करेगी, रोटेशन वाली जे पे, तो ई एन प्लस ई जे। ई एन आप इस तरीके से लिख सकते हो और बी जे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। आपको पता है एक्स सी क्या है, डी क्या है, सारी चीज़ें। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो डी है वो लेस देन बी, मतलब रोटेशनल कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इस वाले डी के। ठीक है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो इस वाले टर्म्स को हम लोग यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला टर्म आएगा तो हमारा रिजल्टेंट हमारी ये आ जाएगी एच सी ओमेगा ई एन हाफ माइनस एच ओमेगा ई एक्स सी इसका स्क्वायर, और सिर्फ हम ये वाला टर्म ऐड करेंगे, ये वाला नेगलेक्ट कर देंगे इन कंपेरिजन टू रोटेशनल कांस्टेंट वाले। सो नाउ यहाँ से एच सी से डिवाइड करोगे तो आपकी टर्म वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, सो ये हमारा टर्म वैल्यू पे मतलब वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन रूल में क्या था, डेल्टा एन इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब ये वाइब्रेशनल वाले में। और यहाँ पर हम लोगों ने कंसीडर किया है कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, नॉन रिजिड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और तो इसलिए हम लोग डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। बट डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जे की वैल्यू में जे डेल्टा जे में डिफरेंस आ गया प्लस माइनस 1 का, बट डेल्टा एन में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और बता दूँ कि हमारा जो ये जो हमारा इसको हम लोग कैसे थोड़ा सा मतलब पढ़ते हैं लेवल्स को। इसको पढ़ते हैं हम लोग कि जब मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन जे प्राइम, जब मॉलिक्यूल का मतलब ये वेव नंबर में कैसे करते हैं हम लोग, जब मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन जे प्राइम रोटेशनल स्टेट की ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट की जे प्राइम रोटेशनल स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल की जे डबल प्राइम रोटेशनल स्टेट में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ये हमारा मतलब ग्राउंड स्टेट है किसकी, वाइब्रेशनल के, उसके जे प्राइम वाले रोटेशनल स्टेट में फर्स्ट एक्साइट में जब होता है तो वेव नंबर की वैल्यू हो जाती है ये। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे आप लोग, इसमें एन प्राइम इक्वल टू 0, तो ये वाली निकाल लोगे चीज़। इसके लिए रख पुट करो तो ये वाली चीज़ निकाल लोगे। तो यहाँ से हमारा जो वेव नंबर निकल के आता है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है वाइब्रेशनल लेवल के, तो उसमें जो वेव नंबर होता है वो हमारा ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ओमेगा नॉट को यहाँ पे बोलते हैं वेव नंबर ऑफ द फंडामेंटल बैंड। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी ये होती है ओमेगा ई, मतलब ओमेगा ई 1 - 2 ओमेगा, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था प्योर वाइब्रेशनल में, ये हमारा वही निकल के आएगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देते थे, फंडामेंटल बैंड। ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट है प्लस जे बी जे डबल प्राइम माइनस जे प्राइम बी डबल जे प्राइम प्लस जे प्राइम प्लस 1। ठीक है, स्पेक्ट्रम हमारा इस तरीके से है, ये हायर वैल्यू है, लोअर वैल्यू है। अब इसमें क्या है कि अब डेल्टा जे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है, तो इसमें क्या है कि 2 ब्रांच बन जाती है, +1 के लिए अलग और -1 के लिए अलग। तो जब आर ब्रांच, एक डिफाइन करते हैं आर ब्रांच, जब डेल्टा जे की वैल्यू +1 होगी तो उसको बोलते हैं आर ब्रांच। तो आर ब्रांच में क्या होगा कि आपकी जो 0 से 1 मतलब लोअर से हायर में जाएगी, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस 2b जे प्लस 1। ठीक है, इसमें जे की वैल्यू कैसे होगी, इसमें जो इनिशियल जे होगा वो आपका 0 1 2 1 2, मतलब लोअर वाले स्टेट के लिए, लोएस्ट वाले के करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू। पी ब्रांच में इसको माइनस साइन लगा दो, बीच में माइनस साइन लगा दोगे, बट ये क्या हो जाएगा जे प्लस 1 से जे, मतलब डेल्टा जे की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर जो आपका जो जे है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इस वाले से बिलोंग कर रहा है। तो अगर आपको मतलब पहली वाली स्टेट का जे चाहिए तो उसमें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इमिशन, इसमें एब्जॉर्प्शन था। ठीक है, सो ये तो हो गया फंडामेंटल। ये हो जाएगा जब डेल्टा जे +1 होता है, ये प्लस वो ये -1 होता है। तो इसमें से आप लोग ऐसे ब्रांचेज के स्पेक्ट्रा को ऐसे दिखा सकते हो। अब पी ब्रांच में आप लोग ऐसे देख सकते हो कि इसमें -2b का डिफरेंस आ जाएगा। जे की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, है ना, तो 2b आ जाएगा, 2 पुट करूँ 1 पुट करूँगा तो 4b। तो इनका जो डिफरेंस है वो 2b का है, और इसमें डिफरेंस भी +2b का है। तो ये हो जाएगा हमारा वाइब्रेटिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में
रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने अभी तक बात कर ली थी। अब इसमें क्या है कि हमको पता है कि जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ मतलब जो रमन इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है पहले की क्लासेस में, तो उसमें क्या था कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। तो इसमें होता क्या है, कोई मतलब रेडिएशन आता है मॉलिक्यूल से टकराता है, अगर मान के चलो डेल्टा ई मतलब उसके मॉलिक्यूल उस रेडिएशन की एनर्जी में चेंज नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग, जो कि देखने को मिलती है रिलेटिव स्कैटरिंग में। और अगर डेल्टा ई चेंज हो गया तो फिर आपको रमन स्कैटरिंग देखने को मिलती है। रमन स्कैटरिंग दो तरीके की होती है, स्टोक्स रमन और एंटी स्टोक्स रमन। ओके, सो इसमें क्या होता है कि मान के चलो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी मान के चलो न्यू ई एक्स है, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये तो ओके, सो यहाँ पर देखो अगर न्यू ई एक्स मतलब जो रेडिएशन आया और फिर बाद में गया, इसमें क्या होगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। तो उसने क्या किया कि एब्जॉर्ब किया रेडिएशन, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ पर जो रेडिएशन इंसिडेंट आया इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू ई एक्स है, और जो स्कैटर्ड रेडिएशन निकला उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है और वो कम है, तो वो किस में लाई करेगा, स्टोक्स रमन लाई में, ठीक है। और अगर जस्ट अपोजिट देख लो तो वो किस में, एंटी स्टोक्स में, पर से नीचे इसमें निकलेगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वो वाली इसमें वो करेगा, तो ये होगा, ठीक है। सो ये तो चीज़ हो गई हमारी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग और एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। इंटेंसिटी हाई होती है इसमें, इंटेंसिटी इसमें कम होती है। ओके, सो नाउ एनर्जी कम होगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी आफ्टर स्कैटरिंग। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रमन इफेक्ट। तो इसमें क्लासिकल थ्योरी में रमन इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा ही था, रमन इफेक्ट को पढ़ ही दिया था। रमन इफेक्ट के बाद इसमें हम लोग आते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रमन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका मॉलिक्यूल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या फिर ईएम फील्ड में रखा रहता है, तो उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और पोलराइजेशन जैसा हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाती है, साथ ही साथ पोलराइजेशन भी हो जाता है। तो तब इसमें क्या है कि जो हमारा यहाँ पर पोलराइजेशन की एक मतलब पोलराइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो आ जाएगा अल्फा इक्वल, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब हमको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कुछ इस तरीके से डिफाइन है। सपोज ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे 2 पाई ये इंसिडेंट वाले का है। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो पोलराइजेबिलिटी का एक्सप्रेशन लिखा वो अल्फा नॉट प्लस बीटा कॉस दिस, ये न्यू एम है, ये न्यू ई एक्स है। न्यू एम क्या है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इन दोनों एक्सप्रेशन को जब यहाँ पर पुट करोगे और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें लगाओगे तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 3 टर्म्स। तो पहला टर्म्स बताएगा वो रिले वाली है, जिसमें आपकी वही इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर है। इसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है ना, तो इसको एंटी स्टोक्स बोलेंगे। इसमें फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, इसको मतलब स्टोक्स वाले बोलेंगे। तो यहाँ से भी आपको पता चल जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या हो रहा है। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो बीटा है, बीटा हमारा ये होता है, बीटा की वैल्यू होता है डी मतलब डेल अल्फा बाई डेल्टा ई, और इसमें बीटा इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने को मिलता है रिलेटिंग स्कैटरिंग में। ओके, सो नाउ इसके बाद ये तो हो गई क्लासिकल थ्योरी की बात। हम लोग थोड़ा क्वांटम थ्योरी में भी देख लें क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है। जैसे मान के चलो हमारे पास ये एनर्जी स्टेट्स हैं, हमारे डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स। मान के चलो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल हमारा लाई कर रहा था n=0 में। अब इंसिडेंट रेडिएशन आया जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू एक्स ई एक्स थी। अब ये वाला क्या करे, मॉलिक्यूल ने इसको ऑब्जर्व किया रेडिएशन को और ये वर्चुअल स्टेट्स की किसी स्टेट में चला गया। फिर उसके बाद ये आया मतलब जस्ट लोअर स्टेट में आया, कुछ देर तो वहाँ से नीचे आया जब, तो यहाँ पे आपका क्या निकला, एक रेडिएशन निकला। उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी अगर सेम निकली, सेम जैसे मान चलो ग्राउंड स्टेट से आया था, ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। अब इसमें क्या हो जाए, मान के चलो कि इंसिडेंट वाले ने n=0 वाले में
था जो मॉलिक्यूल उसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे कुछ देर रुका और फिर यहाँ से फिर वापस आया, बट वो वापस n=0 पर ना गया, n=1 पे आया। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो निकला था फ्रिक्वेंसी लेके जो वापस आया, उसकी फ्रिक्वेंसी पहले वाले से कम होगी। तो इसको बोलते हैं स्टोक रमन स्कैटरिंग। यहाँ से भी हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, एंटी स्टोक कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि इंसिडेंट वाला जो फोटोन था या फिर रेडिएशन था वो n=1 वाले मॉलिक्यूल के पास गया, बट जब वापस आया तो ग्राउंड वाले में गया, तो ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो न्यू ग्रेटर देन न्यू EX, तो ये एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, और अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, जस्ट अपोजिट टू द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वांटम की मदद से भी ये हम लोग तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हम लोगों ने जैसे उधर पढ़ा था ना, जिसमें मॉलिक्यूल है ये प्योर रिजिड रोटर है ना, नॉन रिजिड, फिर रोटेशनल के बाद वाइब्रेशनल पढ़ा था, फिर हमने दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें भी ऐसे ही पढ़ना। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और पहले पढ़ते हैं हम लोग प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशनल है, ठीक है। तो प्योर रोटेशनल क्या है कि जैसे मान चलो कि जो एनर्जी होती है डायटोम मॉलिक्यूल की, वो हम पढ़ चुके हैं, BHC J+1 होता है। तो इसका अगर मैं टर्म वैल्यू निकालूँ तो HC से डिवाइड करूँगा, BJ+1 हो जाएगा। तो J की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होती है। बट इसमें जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा J = 0 ± 2। उसमें हम लोगों ने +1 पढ़ा था। इसमें होता है डेल्टा J = 0 ± 2। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो +2 है वो हमारा रमन स्टोक्स रमन स्कैटरिंग को बताएगा, और जो माइनस वाला है वो हमारा इमिशन है। तो इमिशन वाला क्या है, जिसको एंटी स्टोक्स वाले बताएगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेव नंबर निकालेंगे एब्जॉर्प्शन वाले की। तो एस ब्रांच की जो मतलब ऑब्वियसली जैसे J+2 में जाएगा तो आप टर्म वैल्यू से माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा +4J+6, और अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ये एंटी स्टोक्स वाले की वेव नंबर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा J+2 से 2 पे गया है ये, या फिर J-2 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रा देखने को मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू रमन और करस्पॉन्डिंग टू द एंटी स्टोक्स, ठीक है। सो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हो कि J = 0 पुट करोगे तो 6 आएगा, J = 1 पुट करोगे तो 10 भी आ जाएगा, फिर J = 2 पुट करोगे तो 4 दूनी 8 6 14 आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ये आसानी से स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इनसे ये ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेडिएशन आया था, ठीक है, और इसने रेडिएशन इसने लिया और ये जंप कर गया, मतलब 0 से फिर इसमें चलेगा 2 वाले में। तो इसका मतलब क्या, इतना इसको रेडिएशन चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन से, है ना, इतना एनर्जी इसको चाहिए। मतलब 0 से अगर 1 पे जाना है, 0 से अगर 2 पे जाना है तो इसको कितना चाहिए, 4B वाला, 4B टाइम्स आपको इसकी एनर्जी इतना चाहिए। तो इसको एनर्जी चाहिए, तो अब ये आपको सोचिए, इसको एनर्जी चाहिए तो ये इससे कम वाला में लाई करेगा ना, इस साइड वाले में, तो वो भी अभी देख लेंगे। एंटी स्टोक्स में क्या इतनी रिलीज होगा, तो इसको राइट साइड में लिखते हैं हम लोग। तो जो स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो स्पेक्ट्रा हम लोग ऐसे लिख सकते, इसको बना सकते हैं ऐसे। ये आपको हो जाएगा डेल्टा J = 0 वाला, इस तरफ जो लाई करेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। ये हमारा किसमें, स्टोक्स वाले में। इसमें से इसकी माइनस कर देंगे तो फर्स्ट लाइन वाले की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ओबियसली मतलब इस एनर्जी रिक्वायर्ड है ना जाने के लिए, इसमें क्या है, इसमें रिलीज होगी तो इसमें ऐड कर दिए। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन क्या है, थर्ड सेकंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन क्या है। नाउ जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन रेशियो वहाँ पढ़ा था, यहाँ पे भी थोड़ा सा इंटेंसिटी का रेशियो देख लेते हैं। तो रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग होता है स्टोक्स एंड द एंटी स्टोक्स। तो इसमें IS/IAS, ठीक है। तो स्टोक अपन एंटी स्टोक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल H Δν/kBT, ठीक है। सो ये एनर्जी डिफरेंस है उन दोनों के बीच का। अब इसको वेव, ये तो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हो गया। अगर मान के चलो आपको वेव नंबर का डिफरेंस चाहिए तो आपका C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वेव नंबर के टर्म्स में आ जाएगा। सो ये जो होती है वो होती है, ये फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होती है हमारी क्या, रमन शिफ्ट इन वेव नंबर, रमन शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्पेक्ट्रा में ऐसे बना भी सकते हो कि आपका राइट साइड हो जाएगा एंटी स्टोक और लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारा स्टोक्स में।
नाउ इसके बाद हम लोगों ने प्योर वाइब्रेशनल पढ़ना है। तो प्योर वाइब्रेशनल पहले रोटेशनल पढ़ा था, प्योर वाइब्रेशन वाली एनर्जी याद कर लो। तो यही होती थी हमारी, जिसमें एक्सी वाला टर्म आता था, सी एस सी से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, है ना। नाउ इसके बाद आपका क्या है, इसमें आपका सिलेक्शन रूल सेम है। मतलब उसमें प्योर वाइब्रेशनल में हार्मोनिक वाले में मतलब +-1 था, बट जब हम एन हार्मोनिक वाले में गए थे तो हमारा +-1 +-2 +-3 ऐसे करके था। तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 वाली जो होगी वो एब्जॉर्प्शन होगी और -1 वाली होगी वो इमिशन होगी। तो n=0 से लेके जब 1 2 3 4 ऐसे में जाता है तो आपको पता ही है, पहले फंडामेंटल बनते हैं, फिर एक बार फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो ये मैंने फिर से वही चीज़ लिखी कि जब स्टोक्स रमन लाइन आप लोग लिखोगे तो 0 से 1 वाली की ये आ जाएगी वेव नंबर, 0 से 2 वाला इतना आ जाएगा, 0 से 3 वाला फंडामेंटल फर्स्ट सेकंड। इसी प्रकार एंटी स्टोक्स में 1 से 0 में गया, 2 से 0 में, 3 से 0 में, तो आपको जा जाएगा। तो अगर मैं स्पेक्ट्रा बनाऊँ तो बस इस तरफ आपको स्टोक्स बनाना है, इस तरफ एंटी स्टोक्स बनाना है। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ये आपको पता होना चाहिए। फिर उन दोनों के बीच का गैप कितना होता है ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। इतनी बात क्लियर है ना। कहीं कुछ मिसिंग तो है शायद, हाँ है मिसिंग, यहाँ पे 2 का फैक्टर मिसिंग था। दैन इसके बाद 1 - 2 ओमेगा ई 1 - 3, यहाँ 3 था, ठीक है। सो नाउ अगर मैं रमन शिफ्ट की बात करूँ, रमन शिफ्ट ऑफ द फर्स्ट स्टोक्स वाइब्रेशनल लाइन, तो पहली वाइब्रेशनल की रमन शिफ्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इतनी, ये वाली। तो ये हमारी ये निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं एंटी स्टोक्स की देखूँ तो ये वाली हो जाएगी, तो आपकी इस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, ओमेगा ई 1 - 2 ओमेगा। तो मतलब दोनों की सेम, मतलब इक्वली डिस्टेंस में दोनों लाई करते हैं। अब मान के चलो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टोक्स, ठीक है, एंटी स्टोक्स और रमन, ठीक है, 3 तरीके की आपकी एंटी मतलब वेव नंबर्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। रिले वाली, सॉरी रिले है, रमन की जगह रिले है। अगर वेव नंबर तीनों की गिवन है या 2 की गिवन है, तीसरी निकालनी है, तो इनमें रिलेशन होता है कि ये तीनों में रिलेशन होता है कि ये तीनों कैसे होते हैं, आर्थोमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, मतलब जो AP सीरीज बनती है उसको फॉलो करते हैं। तो बीच वाले कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा। दैन इसके बाद हम लोग उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हो जाएगा प्योर रोटेशनल हो जाएगा। अब नाउ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या है कि हमने अजम्पशन लिया है कि मॉलिक्यूल जो होगा वो रिजेक्ट रोटर होगा, तो मतलब D=0, और हार्मोनिक होगा तो X=0। ओके, सो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि उसमें एन हार्मोनिक था और नॉन रिजेक्ट था, तो उसमें ये टर्म इन्वॉल्व थे, फिर उसमें सारी चीज़ें भी थे, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रा हम लोग बना सकते हैं आसानी से। ये इस साइड वाले में पहले आपका स्टोक्स आएगा, मतलब पहले वाइब्रेशनल वाला, रोटेशनल वाला, वाइब्रेशनल वाला। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि रोटेशन वाइब्रेशन दोनों कॉम्बिनेशन है। तो रोटेशनल वाला तो आपका P ब्रांच है और R ब्रांच आपकी इधर आ जाएंगे, फिर उसके बाद S ब्रांच और जो भी आगे की ब्रांच है SR ब्रांच, पोस्ट, ये सब। तो यहाँ पर ये स्टोक्स, एंटी स्टोक एक्चुअली आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल वाली होगी उसके लेफ्ट साइड में स्टोक्स है, उसके राइट साइड में एंटी स्टोक्स है। ये ओमेगा C आपकी जो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है फंडामेंटल वाली, ये आपके यहाँ पे लिख के आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे हो जाएगा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल वाइब्रेशंस की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशन मान लीजिए कोई 3D में कोई मॉलिक्यूल है और वो n एटम से बना हुआ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 3n हो गया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को 3D में अगर मूव करना तो 3 चाहिए, n को कितने चाहिए, 3n हो जाएगा, तो आपका 3D डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब ये 3n जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशन के लिए 3 चाहिए, रोटेशनल के लिए 2 और 3, लीनियर है तो 2, नॉन लीनियर है तो 3 चाहिए। और अगर मैं वाइब्रेशनल की बात कर दूँ तो 3 और 2 5, तो 3n में से 5 गई लीनियर के लिए, 3 3 6, 3n में से 6 चलेंगे तो नॉन लीनियर के लिए। तो ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। नाउ अब हमारी जो स्ट्रेचिंग होती है मॉलिक्यूल की, तो एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो आपकी अलोंग द वेवलेंथ होती है, तो म्यू जिसके लिए 0 होता है उसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, मतलब अलोंग ऐसे एक्सेस होगी। सो उसमें क्या होता है कि μ=0 है, μ=0 इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। तो MB इनएक्टिव और IR इनएक्टिव, इसलिए यहाँ पे रमन एक्टिव देखने को मिलता है, बाकी में रमन इनएक्टिव होता है। असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में μ=0 होता है। बेंडिंग एक प्लेन के और एक आउट ऑफ प्लेन होता है। अगर 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों का रिजल्टेंट आप इलेक्ट्रो डाइपोल निकालना है
इलेक्ट्रोडाइपोल मोमेंट तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हो। गॉट इट नाउ। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन रूल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन रूल अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मान चलो किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो अगर वो रमन वाइब्रेशन उसमें एक्टिव है तो आयर वाइब्रेशन इनएक्टिव होंगे। इसके जस्ट अपोजिट अगर रमन वाइब्रेशन इनएक्टिव है तो आयर वाइब्रेशन भी एक्टिव होंगे, तो जस्ट अपोजिट हो गए। देन इसके बाद थोड़ा सा ECR और EPR देख लो थोड़ा सा। ECR मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इसी को हम लोग EPR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें क्या है, रेजोनेंस बिटवीन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये जो यूज होता है वो होता है हमारा स्टडी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सेंटर ऑफ द वेरियस ऑक्साइड सर्फेसेस। इसमें जो एनर्जी होती है वो डेल्टा E मैग्नेटिक जो होती है GJ MJ μB B। तो यहाँ से हम लोग जैसे मान चलो इसके बारे में बात कर लें, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें 2s हाफ में, तो ये आपके बीच के होता है, तो MB रीजन में लाइक करते हैं ECR। और NMR में ये हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। ये जो है वो करता है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्टेन न्यूक्लियाई और टू द स्टडी फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। NMR का यूज हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं वहाँ पे। इसमें होता क्या है, जैसे न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो न्यूक्लियाई के पास भी न्यूक्लियर स्पिन होता है, तो इसमें जो एनर्जी गिवन होती है मैग्नेटिक एनर्जी वो -Gn μn MIB। ओके, सो ना यहाँ से जैसे मान चलो कोई मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस है जिसके स्पिन हाफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा +1 या -1, तो एनर्जी ऐसे इसका अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जिसमें आपकी ऑड स्पिन होती है, ऑड स्पिन का मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, उसमें क्या है NMR देखने को मिलता है और उसमें नहीं मिलता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है NMR में। ओके, सो नाउ यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों को 3 तरीके का प्रोसेस पढ़ते हैं, जिसमें हम तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। अब इसका अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा ये आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट V12, या आ जाएगा डेंसिटी जो एनर्जी डेंसिटी, और n1 आ जाएगा इसकी पॉपुलेशन, तो -dN1/d2 = V12 μB μ n1। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन रेट लिखना चाहें तो इमिशन है तो नीचे से ऊपर आया तो A21 N2 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई फोटोन तो आ नहीं रहा था तो इसलिए हमने ये वाला टर्म नहीं लगाया, ये आ जाएगा -dN2/dt। रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन, इसमें क्या होगा भाई, इसमें ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं ना, तो फोटोन तो चाहिए, 2 से 1 में आ रहे, ये आ जाएगा, ये पॉपुलेशन N2 वाली, ये आपका रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा, मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे बढ़ने से माइनस साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जनरल आपका 2 लेवल के लिए हमने डिफाइन कर दिया, किसी 2 पर्टिकुलर लेवल के बीच में इस तरीके से ये लेजर वाली प्रोसेस हो रही है। बट थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में ये सारे रेट जो होते हैं वो रेट कैसे होते हैं देख लो। रेट होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में कि जितना ऊपर से नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अपवर्ड ट्रांजिशन रेट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से, है ना। ऊपर जाने का प्रोसेस किसकी वजह से हो जाएगा, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से। बट नीचे जो आ रहा है वो 2 तरीके से आ रहा है, या तो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है और या तो स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब पुट करोगे आप लोग, और मतलब प्लैंक्स में जो आपके अकॉर्डिंग टू प्लैंक सिद्धांत प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू भी है ना, ये जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू आप लोग 8πh/c³ डिवाइडेड बाई e⁻h⁻kBT-1 ये पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आएगी। तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो A21/B21 = आपका आ जाएगा दिस, और ये बराबर होता है, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ उस N1/N2 = आ जाएगा, जो पॉपुलेशन रेशियो हम लोग पहले कर चुके थे, तो A21 डिवाइड बाई B21, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा और भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये जो आपका जो निकल के आता है A21 वाला जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट है वो निकल के आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, मतलब लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। तो इसकी जो यूनिट होती है वो सेकेंड इन्वर्स निकल के आती है, तो ये किसकी है, एक्साइटेड स्टेट की जो लाइफ टाइम है उसके उल्टा आता है, तो 1/टाउ हो जाएगा यहाँ पे।
इतनी बात क्लियर है। फिर थोड़ा सा हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं भाई। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कभी कभी कि रेशियो ऑफ द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन का रेशियो बताओ, मतलब कि कौन सा ज़्यादा हो रहा है कौन सा कम हो रहा। तो जो R1 की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 1/, एक्सपोनेंशियल h/kBT -1। इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपल ये वाला रेट जो ऊपर निकाला था ना, ये वाला जो रेट निकाला था, इन दोनों को रखा। B21 A21 हमारा यहाँ पे बनता है और मल्टीपल रेवेन्यू आता है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि अगर R = 1 है, R > 1 है, R <1 है, तो आपको समझ में आ जाता है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों रेट बराबर है। अगर R1 > 1 आ जाएगा तो ये वाला ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, जस्ट अपोजिट। R2 का मतलब क्या है कि रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन और रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, मतलब कितने ऊपर जा रहे हैं कितने आ रहे हैं नीचे, उन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो निकल के आता है N2/N1। स्टिमुलेटेड इमिशन और एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन N2/N1, तो जो कि हमारा तो होता है एक्सपोनेंशियल -h/kBT। ओके, क्योंकि यहाँ पर B1 B2 की वैल्यू बराबर चलती है। इसमें अब थोड़ा सा मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं लेजर में। तो पहला कंपोनेंट्स वो पहला जो पार्ट आता है वो आता है एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम ऑब्वियसली जिसमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे इसको अब एक्टिव मीडियम सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकती है। ओके, इसमें ये सारी चीज़ें देखनी। इसमें क्या होता है कि सिंपल सा एक आपका रेडिएशन आता है, मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे लेवल में चले जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द कह सकते हैं कि ये एटेन्यूएशन होता है, मतलब इस जो निकलने वाला जो आपका फोटोन है उसका एटेन्यूएशन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर कम हो जाता है पॉपुलेशन का, वैसे वैसे ये निकलने वाला जो फोटोन है उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब लेजिंग वाली। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस करते हैं। तो उस मैकेनिज्म को हम लोग पंपिंग बोलते हैं। तो पंपिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा भेजने पड़ते हैं ऊपर, तो उसको बोलते हैं पंप, पॉपुलेशन इन्वर्जन N2 > N1। तब आपको लेजिंग और अच्छी मिलने लगती है। दूसरा आता है पंपिंग सोर्स। अब पंपिंग सोर्स के लिए एक ऐसा सोर्स हमको चाहिए जो हमारा ऊपर वाले स्टेट में ज़्यादा मिले मॉलिक्यूल्स, नीचे वाले में कम हो, है ना। तो इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी जो लाइट होती है इंसिडेंट वाली इनपुट लाइट, वो है बाद में एम्प्लीफाइड हो जाती है, क्योंकि ये निकलने वाली लाइट है, स्टिमुलेटेड लाइट। दैन इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो आता है ऑप्टिकल रेजोनेंट। ऑप्टिकल रेजोनेंट में आपकी रेजोनेंट कैविटी होती है। रेजोनेंट कैविटी में आपके सिंपली ये स्ट्रक्चर आपका R1 R2 दो मिरर लगे रहते हैं, जो कि पर एक होता है 100% परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग और एक पार्शियली होता है ना। बीच में एक्टिव मीडियम है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से लाइट जाती है, फिर पार्शियली रिफ्लेक्ट होके आती है, सेम चलता रहता है चीज़ें, और फिर यहाँ पे लेज़र इमिशन भी हो जाता है पर्टिकुलर कंडीशन में। ये बीच की डिस्टेंस D है, तो फिर उसमें हम लोग को थोड़ा सा कंडीशन निकाल लेते हैं। कंडीशन जो कि आपको याद रखनी है, कैसे देखो यहाँ पे, तो 2π/λ × 2D = 2m π, ठीक है। ये हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का जो रिलेशन होता है 2π/λ 2D = ये 2D का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक जो बार एक बार गया वापस आया तो इतना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है 2m × π है आपका। ऑब्वियसली कोहेरेंस और इनकोहेरेंस वाली कंडीशन है, तो कोहेरेंट के लिए हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा दी। सो नाउ यहाँ से जो आपका लैम्डा निकल गया, लैम्डा निकल गया 2D/m, तो यहाँ से 2D/m आ जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखना चाहें तो n0 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। सो ये तो हमारा लैम्डा हो गया। अगर हमको फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो c/λ से लिख सकते हैं, तो c/λ हमारा ये आ जाएगा। ये तो m के लिए हो गया। m+1 के लिए निकालना चाहें तो यहाँ पे m की जगह m+1 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके बाद मोड सेपरेशन वाला एक टर्म आ जाता है। तो मोड सेपरेशन का मतलब है कि इससे और इसके बीच का डिफरेंस, तो वो निकल के आ जाता है c/2 n0t। अगर एयर है तो n0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मोड सेपरेशन कितना आ जाएगा c/2d, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल मोड सेपरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये मोड सेपरेशन मतलब अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचूँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ये ऐसे
तो ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। तो अगर विथ ऑफ द ईच मॉड पूछे कि इसका और इसके बीच का जो विथ है वो कितनी है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ये मॉड सेपरेशन इक्वल टू 1/2/TC। TC क्या है? कैविटी लाइफ टाइम है। कैविटी लाइफ टाइम को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n0d अपॉन CN1/x। x हमारा फ्रैक्शन पर राउंडेड ट्रिप होती है जो कि होती है x इक्वल टू 1 माइनस R1/R2 एक्सपोनेंशियल -2 अल्फ़ा d। अल्फ़ा क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके, सो ना ये तो हो गया हमारा रेजोनेंट कैविटी और ये थोड़ी सी मॉड सेपरेशन की बात। नाउ 3D कैविटी। नाउ 3D कैविटी में होता क्या है? 3D कैविटी में नंबर ऑफ मोड्स जो लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोड्स इन द ऑप्टिकल कैविटी ऑफ वॉल्यूम B इज डिफाइंड बाई ऑब्वियसली न्यू जो होता है वो एनर्जी पर मतलब वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर देख लो ये 8 न्यू डेल न्यू डिवाइड बाई CQ, ये आपका B हो जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना चाहो तो लैम्डा के ऊपर 4 D लैम्डा हो जाएगा। और D लैम्डा क्या है? बैंडविड्थ है। तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोड्स पूछ ले तो बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई मोड सेपरेशन +1। मोड सेपरेशन हम लोग निकाल चुके हो, कैसे निकालते हैं पीछे देख चुके हैं हम लोग। ओके, बट अगर नंबर ऑफ मोड्स पूछ ले इन ऑप्टिकल कैविटी में तो वो ये वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे या फिर ये वाले फॉर्मूले से निकालोगे। नाउ इसमें थोड़ा सा हम लोग 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल लेज़र भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 लेवल लेज़र में देखो, मान के चलो N1 N2 ये पॉपुलेशन है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू E1 और E2 लेवल में। तो अगर मैं रेट लिखना चाहूँ dN1/dt, तो इसमें आप लोग देख सकते हो क्या कि ये वाला जो रेट है वो किससे बढ़ रहा है किससे घट रहा है, यही सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो ये वाला आपको 3 प्रोसेस देखने को मिलेंगी, एक तो स्टिमुलेटेड एक अब्जॉर्प्शन इमिशन, 2 तरीके के। तो एब्जॉर्प्शन वाले में क्या होगा भाई? रेट कम होगा ना, तो -V12 न्यू ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अपर लेवल के लिए लिख लो इस वाले के लिए, इसमें क्या हो जाएगा? 2 तरीके से कम होगा, एक तरीके से बढ़ेगा। तो 2 तरीके से कम होगा, एक तरीके से बढ़ गया। अब हम अंडर स्टेडी स्टेट अगर निकालोगे तो dN1 = 0 dN2 = 0, तो उससे जो आपका रिलेशन निकल के आएगा वो N2/N1 = B12 ये हमारा निकल के आ जाएगा। ये टर्म एक्स्ट्रा है पिछले के कंपैरिजन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो बराबर होती है। ये कम अब इस पे डिपेंड करता है कि हमारा इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा या नहीं होगा A21 पे। तो इसमें क्या है कि मैंने वही लिखा है कि इसमें अब आपको पता है कि ये हमारा कभी 0 तो हो नहीं सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो इसका मतलब क्या N1 की वैल्यू N2 से ज़्यादा रहेगी। तो इसमें क्या है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन तो होगा नहीं, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो इसलिए लेजिंग हमारी लेजिंग प्रोसेस भी क्या होगी? एम्पलीफाइड नहीं होगा ना इनपुट वाली लाइट। और अगर इसको 0 पुट करोगे तो ये N0/2 मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके एटम्स आएंगे वो N0/2 होंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ये लाइफ टाइम के लिए रिगार्डिंग हमारी क्या है, ये 1/τ = 1/τ 1 1/1 2, मतलब दोनों के अगर दोनों लेवल्स की लाइफ टाइम पता है तो हम लोग फाइनल लाइफ टाइम रिजल्टेंट लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमको फिर 3 लेवल में जम कर लेते हैं। अब 3 लेवल में क्या होगा भाई? एक मेटास्टेबल स्टेट आ जाएगी। मेटास्टेबल स्टेट में कैसे होगा ट्रांजिशन? वो प्रोसेस तो वही है ना, इमिशन एब्जॉर्प्शन एंड द स्टिमुलेटेड, ये सब तीनों चीज़ें। तो इसमें हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो अब आपको करना रेट लिखना है। तो इसका रेट में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से कम होगा, यहाँ से बढ़ेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती है भाई? यहाँ से ये गया वो डायरेक्ट वापस आ सकता है। तो पहले देख लेते हैं E1 के करस्पॉन्डिंग लेवल, E1 के करस्पॉन्डिंग बोलो, पहले हम लेवल E3 करस्पॉन्डिंग देखते हैं। ये इसको फिर इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो dN3/d2 इसमें क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक आया तो बढ़ेगा रेट, है ना। पर यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो कम होगा, है ना। और यहाँ से भी जा रहा तो कम होगा, मतलब 2 जगह से कम होगा, एक जगह से बढ़ेगा। B13 है ना, N1 आ रहा है ना, इससे कम हो रहा है। किस में? इस वाले में जा रहा है तो कम हो रहा, और इस वाले में जा रहे तो ये भी कम हो रहा। तो ये मेटास्टेबल वाला है। ये ट्रांजिशन फास्ट होता है, ये वाला 3 से 2 वाला। सो इसमें क्या किया कि जिसमें हमारा ये यूनिटेशन आ रहा ना सफिक्स में, तो P का मतलब है पंपिंग वाला, कि पंपिंग हो रही है तो उसको हम लोग WP लिखेंगे, और जिसमें लेजिंग होगा उसको L से डिनोट करेंगे। तो इसमें देखो ना आप, ये पंपिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा पंपिंग हो रही है, और ये दोनों चीज़ बराबर होती है तो पंपिंग वाला फिर नोटेशन रख दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार dN2/dt इसका लिखो। इसका कैसे लिखोगे भाई? इससे इसमें आ रहा तो बढ़ रहा है, इससे इसमें जा रहा तो घट रहा है, तो लिख दो कैसे? Ωl N1
ओमेगा एल N1 माइनस ओमेगा एल N2 माइनस A21 N2 प्लस A32 N3 इस रेट से बढ़ रहा है, इस रेट से यहाँ तक बढ़ रहा है। ठीक है भाई, इससे ये कम हो रहा है, ये दोनों बराबर है, ये वाला भी कम हो रहा है, मतलब ये जा रहा है B21 से। ओके, ये थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा कि ये वाला टर्म जो है ये कैसे बढ़ रहा है। ये ग्राउंड स्टेट से इसमें तो जा ही रहा ना, लेजिंग इफेक्ट आ रहा है, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेंगे, बट थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। नाउ इसमें देख लो आप N1 वाले में, तो N1 वाले में क्या है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से कम हो रहा, इससे बढ़ रहा है। ओके, नाउ इसमें क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जब लेजिंग वाले में इससे कम हो रहा है, WL N1 WL का मतलब क्या है 2 से 3 ओमेगा L N2 इससे बढ़ रहा है, N2 वाले इससे बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे भी बढ़ रहा, तो ये वाले दो टर्म जो है वो मेरे को थोड़ा समझने पड़ेंगे, सॉरी फॉर दैट, मैंने थोड़ा सा नहीं देखा इसको, बट स्टडी कंडीशन में ये लिखा तो सही है, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी। स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगी, दोनों सारे रेट आपके जीरो के इक्वल रखोगे तो इसमें कंडीशन निकल के आ जाएगी। N2 और N1 में हमको कंडीशन चाहिए, तो N2 और N1 में कंडीशन निकल के आ जाएगी ये वाली। ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन दो तरीके की निकल के आती है। अगर ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब N2 ग्रेटर दैन N1 करना है, तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि ये वाली चीज़, सॉरी, A32 ग्रेटर दैन A21, मतलब ये वाला, ये ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन। ये कभी कब पॉसिबल है, जब इसकी लाइफ टाइम जो T21 इज ग्रेटर दैन T32, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2 शुड बी फास्ट। ओके, ये फास्ट होना चाहिए रेट, ये वाला फास्ट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन शुड बी 3 से 2 वाला फास्ट होना चाहिए, मतलब लाइफ टाइम उसका कम है इसलिए फास्ट होगा। ओके, देन एक तो दूसरी कंडीशन हो जाएगा कि भाई ये जो आपका टर्म है ये इससे बड़ा होना चाहिए तभी पॉजिटिव होगा, ये वाली कंडीशन निकल के आ गई हमारी। ओके, इसके बाद हम लोग थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर पढ़ लेते हैं। थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर का मतलब क्या है, टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 3 लेवल लेजर। तो इसमें जो पावर गिवन होती है वो होती है PTH = N/2 H न्यू पी बाई TSP, मतलब मेटास्टेबल की लाइफ टाइम हमको यहाँ पर रखनी है। तो ये हमारी पावर का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है कि E2 ग्रेटर दैन E1 ग्रेटर दैन E0, मतलब E3 E2 E1 अगर ग्रेटर है तो N1 में ज़्यादा, ये कंडीशन है। ओके, लास्ट और हम लोग 4 लेवल में चले जाते हैं। 4 लेवल में भी आपको सेम चीज़ लिखनी है। यहाँ पर T43 का मतलब क्या है कि A43 प्लस S43। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। रेट इक्वेशन लिखना है 4 वाले के लिए, 4 वाले के लिए लिखो भाई, पंपिंग हो रही है इधर से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, N1 है, फिर पंप N मतलब इससे वापस आ रही है तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है भाई, इससे यहाँ पर जा रही है तो T43 हो जाएगा, और N4 आपका ऑब्वियसली N4 वाले यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, dN3/dt गया, तो इसमें देख लो भाई इस वाले लेवल में टेस्टेबल वाले, इस वाले में, इसमें क्या क्या होगा, लेजिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, N2 वाले से बढ़ रहा है। ओके, लेजिंग तो हो रहा है, ठीक है, बट N3 से कम हो रहा है। ठीक है भाई, T3 to N3, 3 से 2 में कम हो रहा है N3 से। ठीक है, और प्लस T43 N4, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ा रहा है। ओके, सो नाउ इस तरीके से हम लोग ये रेट इक्वेशन लिखते हैं, जिसको याद करने की नीड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं। स्टडी स्टेट में ये वैल्यू पुट करोगे, फिर हमको पता है कि ये मेटास्टेबल वाली जो कंडीशन है ये निकल के आती है, N3 ग्रेटर दैन N2 निकालना है, तो उसके लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद ये हीलियम नियॉन लेजर का थोड़ा सा डायग्राम है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये प्रॉपर्टी पे ये थोड़ा 3 ट्रांजिशन होते हैं, और
हीलियम और नियॉन क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं रेशियो, और इसमें जो आपका लेचिंग वाला जो इफ़ेक्ट है वो एनर्जी लेवल ऑफ नियॉन अकेले में होता है। He पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें 3 तरीके के ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, 5s से 4p, 5s से 3p, 4s से 2p। ये आपका कुछ इस तरीके से हमारा हीलियम नियॉन लेज़र है, और ये लेज़र थ्रेशोल्ड कंडीशन होती है। सपोज I0 से स्टार्ट हुआ, ये R1 R2 आपके 2 हैं, ये बीच में आपका एक्टिव मीडियम है। मान के चलो कोई आफ्टर क्रॉसिंग L इन द मीडियम जो इंटेंसिटी है वो हमारी इतनी बचती है, फिर वापस आया इसमें तो R2 से हमारी मॉडिफाइड हो गई, फिर R1 में आया तो R1 से मॉडिफाई हो गई, बट ये वाली इससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाती है गामा इक्वल टू दिस। तो अब ये गामा थ्रेशोल्ड हमारा ज़्यादा होना चाहिए, इसको हम लोग गेन बोलते हैं। तो R1 R2 की वैल्यू इस प्रकार से हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उस तरीके से हम लोग सेट करते हैं ताकि ये गामा थ्रेशोल्ड हमारा कम से मतलब गेन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट एटॉमिक फिजिक्स हो जाती है। बाकी थोड़ा बहुत टॉपिक मुझे नहीं लग रहा कोई छोटा हो, सारे फॉर्मूले मैंने कवर किए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा लगता है तो मेरे को थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।